अगला सवाल निकालो, कहाँ थे हम? 4.3% निकालो सवाल। क्या लिखा सवाल? के एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 2, हाँ, ब्रैकेट प्लस 6 बराबर 0, हाँ 6 बराबर 0 है। सामने आपके सवाल लिखा हुआ, सवाल में लिखा के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। या तो बात कर लो या सवाल कर लो, एक काम होगा दोनों में से। सवाल में लिखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो भैया सवाल में तो उन्होंने लिख के रखा कि ये द्विघात समीकरण है, आपको दिख रहा है द्विघात समीकरण, लेकिन ये दोनों काय में है, गुणा में है। तो पहले हम इसको हल कर लेंगे, उसके बाद मना करेंगे ना। तो जब उन्होंने क्लियरली सवाल में लिखा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण लिखा है ना, तो मतलब कि द्विघात समीकरण है। भले आपको देखने में नहीं लग रहा है, अब देखने में कब लगा, जब आप इस थोड़ा सा हल करोगे। तो भैया क्या करना है कि ये के एक्स क्या है, एक्स माइनस 2 के गुणा में। पूरा कौन है, ये पूरा के एक्स गुणा में है, किसके, एक्स माइनस 2 के। सिर्फ ना तो के है और ना ही एक्स है, कौन है, पूरा के एक्स, एक्स माइनस 2 के गुणा में। क्योंकि उन्होंने सवाल में क्लियर क्या लिखा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, कि के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। नहीं है, क्या लिख, ऐसा कहीं नहीं लिखा इसमें, नहीं है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो मतलब कि द्विघात समीकरण तो है, अब हमें नहीं लग रहा तो हम इसे हल करेंगे थोड़ा सा। तो भैया क्या करेंगे, गुणा कर दो, गुणा करना आता हमें, के एक्स का एक्स में गुणा करेंगे, तो के का तो के और एक्स का एक्स में किया तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस प्लस था तो प्लस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस, के एक्स का दो में करेंगे तो 2 के एक्स, आगे क्या लिखा है, प्लस का 6 बराबर, क्या है, द्विघात समीकरण है क्या, दिख गया। जब अगर उन्होंने सवाल में लिखा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के में के का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि द्विघात समीकरण तो है। भले यहाँ पर घात दो नहीं थी, बन गई, क्योंकि ये गुणा में था, पहले से मना कर दिया नहीं है। हाँ तो ये आगे क्या करना है, आगे के, अब किसी की आवाज नहीं आ जा, हाँ भैया, चूंकि इसका मतलब लिखा हम जानते हैं, 3 छोटी छोटी बिंदियां लिखी हैं, ये 2 थी और दोनों के बीच में एक ही नीचे है, ऐसा है। इसे ऐसा मत लगा देना, ये ऐसे ऐसा मत कर देना, इसका मतलब इसलिए होता है, इसका मतलब होता है इसलिए, इसका मतलब होता है हम जानते हैं। हाँ तो भैया चूंकि, नाम ही उसका चूंकि है, ये इंग्लिश में इसको सिंस बोलते हैं। पूरा मतलब होता है कि हम जानते हैं, कि हिंदी इंग्लिश में सिखाओ, सवाल सिखाओगे। हाँ तो भैया क्या करना, हमें सवाल में क्या दिया, हमें ये द्विघात समीकरण है, इसमें क्या है, इसकी मूलों की प्रकृति कैसी है, इसके दोनों मूल आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि दोनों मूल बराबर हैं। अब मन से तो लिखा नहीं हमने, कहाँ से लिखा, सवाल से लिखा, क्योंकि सवाल के कथन में लिखा था, और दो सवाल का कथन दोनों सवाल के लिए कॉमन है, ओबनिष्ठ है। चूंकि दोनों मूल बराबर हैं, तो भैया दोनों मूल बराबर के लिए क्या डी बराबर 0 वाली शर्त लगती है क्या, लगती है। और चूंकि फिर से हम लिखेंगे डी का मान कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो भैया क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी डी की जगह पर रख दूं, ये वाले समीकरण में डी का मान कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की जगह पर रखा मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 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 में कितना चल रहा है, 0। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर आप एबीसी का मान रख दो, क्या एबीसी का मान हमारे पास है क्या, कहाँ है, समीकरण में। तो बताओ भैया ए का मान कितना, के, बी का मान कितना, माइनस का 2, सी का मान कितना, 6। मान सही है क्या, रख दूं, के भी आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जितना भी है पूरा आएगा, सिर्फ के है तो के आएगा। यहाँ पर एक्स के साथ 2 के लिखा है, माइनस का 2 के, तो यहाँ पर क्या आएगा,
दो के भी आएगा, छोड़ना नहीं है भैया। संख्या तो सिर्फ संख्या, अगर के है तो सिर्फ के, और अगर दोनों ही है तो दोनों, और चिन्ह अगर माइनस का है तो वो भी आएगा। यहाँ पर प्लस लगा, लेकिन चूंकि प्रारंभ में प्लस दिखता नहीं है। ए बराबर के, बी बराबर माइनस का 2 के, और सी बराबर कितना 6। क्या करना, मान ही तो रखना है, तो रख दो। बी का मान कितना भैया, -2 के का स्क्वायर, बी का स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर, -4 गुणा ए का मान कितना के, गुणा सी का मान कितना 6, बराबर में क्या है 0। ये वाली स्टेप आई नहीं आई समझ? ये कहाँ से आया, क्योंकि सवाल में लिखा था कि दोनों मूल आपस में क्या है, बराबर है, तो इसलिए बराबर वाली शर्त क्या होती है, पहली शर्त बताई थी मैंने आपको मूलों की प्रकृति में, विविक्त कर बराबर क्या होता है 0। और अगर विविक्त कर हमारा 0 होगा तो क्या होगा कि जो भी समीकरण से x के मान आएंगे वो दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, 0 नहीं होंगे। 0 क्या होगा उसका, विविक्त कर। अगर विविक्त कर 0 मतलब कि दोनों मूल आपस में क्या होंगे, बराबर, तो उसके लिए ये वाली शर्त लगती है। और चूंकि हमें d का मान पता है b² - 4ac, तो मैंने इस वाले समीकरण में d का मान रख दिया यहाँ पर b² - 4ac, बराबर में 0 था, 0 रख दिया। b का मान -2 के, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस, 4 का 4, a यानी कि k गुणा c यानी कि 6। बस हल कर लो इसको। तो भैया माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और k का स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस का माइनस, 6 गुणा 4 24, ऐसे बोल दिया अगर थोड़ी फुर्ती दिखाते हुए, 6 गुणा 4 24, 24 गुणा के 24 के, बराबर का 0। ध्यान से देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या आ रहा, ये एक पूरा पद है यहाँ से यहाँ तक, तो 4 के। सवाल खोल लिए, नहीं खोला, क्या बात है, तो पढ़ रहे मतलब। देखिए ध्यान से देखना, एक तो भैया मेरे को के तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर के गुणा के लिखा है, यहाँ पर लिखा ना के गुणा के करेंगे क्या होगा के स्क्वायर, और के मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है, तो एक तो मेरा आ जाएगा के कॉमन। ध्यान से देखना, दोनों संख्याओं में जब भी दोनों संख्याएं हो तो हम कौन सी संख्या को देखते हैं, छोटी वाली को देखते हैं। छोटी वाली संख्या यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर कितना लिखा है 24। क्या 24 4 के पहाड़े में आता है क्या, कैसे आता है, 4 गुणा 6 आता है। तो भैया एक तो मेरे को 4 कॉमन दिख रहा है और एक के कॉमन दिख रहा है, तो के तो मैंने उठा लिया, 4 को और उठा लो, ठीक है। तो भैया यहाँ से गया 4 बाहर और एक गया के बाहर, तो क्या बचा, सिर्फ एक के ही बचा, ठीक है। बीच में क्या है माइनस, यहाँ पर से के से पे एक ही था, चला गया बाहर, के तो हुआ यहाँ से खत्म, 4 यहाँ पर एक ही था, ये 4 गया बाहर, तो कितना बचा 6, बराबर में कितना 0। इतना आया नहीं आया समझ में। अच्छा हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि भैया समीकरण को हल करना हमें, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इसको कॉमन नहीं लोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ एक और तरीका। अच्छा ये 4 के इस तरफ गुणा में के माइनस के है ना, तो फिर से इसका गुणा नहीं कर देना, नहीं तो फिर से यही बन जाएगा आपका। तो अच्छा गुणा में तो बराबर उस तरफ कहाँ जाएगा, भाग में, तो किसके भाग में जाएगा 0 के भाग में, तो 0/4 के। अच्छा 0 में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करेंगे तो क्या होगा आपका 0, तो के -6 बराबर कितना बचेगा आपका 0। 6 इस तरफ माइनस का बराबर उस तरफ जाकर, क्या हमें के का मान ही निकालना था क्या, ये देखो आ गया के का मान, यहाँ से आया नहीं आया समझ में। अब अगर हम यहाँ से आप इसको ऐसा ना करो, तो चूंकि मैंने आपको पहले कॉमन लेना सिखाया था इसलिए मैंने आपको कॉमन वाला तरीका बता दिया। अगर आप यहाँ से ये वाला तरीका नहीं अपनाओ तो देखिए हमारा क्या था, यहाँ पर 4 के स्क्वायर माइनस का 24 के बराबर का 0। अगर आप कॉमन ना लो तो क्या करना भैया, 24 के माइनस का बराबर उस तरफ जाकर प्लस का, तो 4 के स्क्वायर बराबर 24 के। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम करेंगे के को एक तरफ कर लो, संख्या को एक तरफ कर लो, ठीक है। ये माइनस का था बराबर कुछ तरफ गया तो किसके प्लस में आएगा 0 के, और 0 में किसी भी संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा, वह स्वयं संख्या ही आएगी। अब हम क्या करते हैं, सवाल को हल करने के लिए x को एक तरफ संख्या को करते हैं, तो यहाँ पर x यहाँ पर क्या आपका k है, के को एक तरफ कर लो। तो ध्यान से देखना, ये रहा आपका के स्क्वायर, ये के इस तरफ गुणा में कि प्लस माइनस में, 24 के गुणा में है ना, तो 24 के गुणा में तो बराबर किस तरफ भाग में, बराबर कितना 24। अच्छा ये 4 के स्क्वायर के गुणा में था कि भाग में था कि प्लस माइनस में था, गुणा में था, तो इस तरफ कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा बटे में। अच्छा यहाँ पर के स्क्वायर में कितने के लिखे हैं 2 के, तो यानी के से स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ कितना बचा एक ही के बचा, 4 एकम 4 और 4 छंगे 24, तो के बराबर कितना आ गया 6। तो आप तरीका ये लगाओ या ये लगाओ, उत्तर आपका वही आना है, जिससे आपको उचित लगे उतार लो आप। जिसको भैया यहाँ से ये वाला अच्छा लगे कॉमन वाला तो ये उतार लेना, और अगर ये वाला अच्छा लगे तो यहाँ से ये उतार लेना।
सवाल आया नहीं आया समझ में? आपका पाठ खत्म हो गया। द्विघात समीकरण हमारा खत्म। चूंकि इसके कुछ सवाल हमने कथन वाले नहीं किए, हम इनको बाद में करेंगे जब आपका रिवीजन होगा तब। क्योंकि अगर अभी मैं आपसे पूछ लूं कि आयत क्या होता है, क्या होता है? अच्छा आप आयत छोड़ो, ये बताओ चतुर्भुज क्या होता है? सवाल उतारते जाओ और मेरी बात सुनते जाओ। पंखा इतने तेज चलता है कि यार का पहला और दूसरा सवाल जो है, एक हमने कल लास्ट में किया था और एक अभी किया, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं कि दो बार में लास्ट में कैसे कर दिया? एक ही उतारना भैया, पैसे तुम एक के दोगे, दोनों मत उतारना। अरे आप जाते हो स्कूल, पता नहीं आपके स्कूल में कैसे कराया, कॉमन दिया था कि डायरेक्ट उस तरफ गया था? मैंने आपको दोनों करा दी, जो आपको कंफर्ट लगे वो कर लो। सवाल आपका एक बार में आसानी से होगा, बस आपको सवाल का कथन पढ़ना है कि हमें सवाल में करना क्या है। अगर आपके पास द्विघात समीकरण लिखा है तो आपसे सवाल में क्या पूछ रहा हो, क्या है द्विघात बहुपद है, या द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, या गुणनखंड विधि सूत्र विधि से गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या फिर उसके मूलों की प्रकृति बताइए। तो जो कुछ होगा सवाल में, सिर्फ आपको सवाल को पढ़ना है और सवाल को करना है। देखो कितने महान लोग होते हैं। कौन कौन नहीं आया? ये जगह खाली क्यों? दो नहीं आए आज। कोई बात नहीं, पूरा पूरा नुकसान है, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इससे। मैंने आपको सवाल दिया था कल, फिर एक कर लिया होगा। उदाहरण दिया था वहां से, ये दिया था। ये तो मैंने कहा था कि अगर आप करना चाहो तो कर लेना, बाकी दूसरा सवाल दिया था मैंने मूल निकालने के लिए। माना कि मेरी याद रखने की क्षमता कमजोर है, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं है कि मैं भूल जाऊं। है उदाहरण 7वां दिया था, मूल ज्ञात करने के लिए जो परसों के दिन दिया था वही सवाल फिर से किसने किया? क्या क्या सवाल उतारो फिर बताऊंगा, बताना। तालिए पार्ट 4 में आप देख लो, अभी आपको क्या डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। द्विघात समीकरण हमारा खत्म हो गया है। द्विघात समीकरण में हमने द्विघात समीकरण की जांच करना सीख लिया, उसके बाद उसके मूल निकालना सीख लिए, मूलों की प्रकृति निकालना सीख ली। उसके बाद हमने एक दो कथन वाले सवाल भी कर लिए, बाकी एक दो कथन वाले सवाल बचे हैं, उनको हम बाद में करेंगे। बाद में इसलिए करेंगे कि उसमें एक तो आयत दिया है, उसके बाद एक समकोण त्रिभुज दिया है। अब आपको पता हो तो मैं करा दूँ, बीच में से आपको आयत बताऊंगा छोटी सी 2 मिनट के अंतराल में, तो आपको समझ में नहीं आया कुछ भी। बताओ तो क्या होता है आयत? रेक्टेंगल इन इंग्लिश, हिंदी में आयत। कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर होती है? और क्या होता है? क्या? जैसे कि बोर्ड। ये क्या होता है? कन्फ्यूजन मत हो भैया, मैं आपको विस्तार से बताऊं जब भी बताऊंगा। हाँ, ये द्विघात समीकरण आपका खत्म है। किसी को कुछ पूछना है क्या? तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताना। द्विघात समीकरण के कितने अधिकतम मूल ज्ञात किए जा सकते हैं?
अब या तो सभी मिलके बता दो जल्दी जल्दी, या फिर 1 बाय 1 पूछूंगा मैं। कितने निकाल सकते हैं? 2 निकाल सकते हैं। बस एक को पता है क्या 2 निकाल सकते हैं? द्विघात समीकरण होता क्या है? जिसकी कम से कम 2 घात तो होनी चाहिए, और अधिकतम में कितनी होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए। जिसमें कितने चर होने चाहिए आपके? 2 चर होने चाहिए, 4 चर होने चाहिए। अच्छा ये बताओ चर क्या होता है? बताओ चर क्या होता है? भैया द्विघात समीकरण में एक ही चर होना चाहिए। अच्छा द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन बताएगा? हाँ बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सही है क्या? सोच समझ के बताना। सही है? क्या है ये? काय का? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का एक अन्य नाम क्या है? वर्ग समीकरण। देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। अच्छा ये द्विघात का मतलब भी क्या होता है? देखो उसके नाम में छुपा हुआ सब कुछ। अपने आपको पहली क्लास में बताया था। द्वि यानी कितना होता है संस्कृत में? 2 होता है। और घात यानी क्या होता है? जो किसी संख्या के ऊपर लगी होती है, ऊपर के थोड़ा सा बाएं तरफ। तो यानी भैया ये लिखा कि 3 की घात 2, तो यानी कि 3 की घात कितनी है? 2। और हम इसी 2 की बात कर रहे हैं। तो यानी किसी भी द्विघात समीकरण की अधिकतम और न्यूनतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। अगर भैया समीकरण आपका ऐसा लिखा 3x + 4 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है। इसमें a का मान कितना है? a का मान कितना है इसमें? भगा दूंगा उठा के यहाँ। 3 कहाँ से आएगा a का मान? भैया x की घात 2 दिख रही है आपको यहाँ पर, और a कौन होता है? जो x की घात 2 के साथ 2 का 2 वाला गुणांक होता है। तो क्या इसमें x की घात 2 का गुणांक है क्या? इसमें x की घात 2 का गुणांक नहीं है, मतलब कि इसमें a का मान नहीं है। और a का मान नहीं है तो यहाँ पर a का मान कितना है? 0 है। ध्यान से देखना, अगर ये समीकरण कुछ इस प्रकार का लिखा है 0x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, तो भैया यहाँ पर a का मान कितना है? 0 है। क्योंकि 0 में x² का गुणा होगा। 0 में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करो क्या हो जाती है? 0। तो यानी कि ये होगा आपका 0 प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, और 0 खत्म, कोई मतलब ही नहीं 0 का। तो ये समीकरण किस प्रकार का बना? ये बना ना। कब बना? जब यहाँ पर a का मान कितना है? 0 है। तो यानी कि अगर ये द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब कि इसमें a का मान कितना है? 0 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अगर मान लिया जाए a का मान यहाँ पर 1 भी होता, तो फिर क्या हम इसको ax² नहीं लिखते क्या? और 1 का x² में गुणा करते तो क्या हो जाता? वो x² हो जाता। होता नहीं होता। तो यानी कि अगर आपका घात 2 वाला गुणांक नहीं है, x की घात 2 वाला गुणांक नहीं है किसी भी समीकरण में, मतलब कि वहां पर आपका a का मान कितना होगा? 0। क्योंकि आपका a हमेशा किसके साथ आता है? घात 2 वाले के साथ आता है ना। किसी सवाल में आपने ऐसा तो नहीं देखा कि bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। मैंने आपको इतनी बार लिख के बताया मानक रूप। मानक रूप क्या? क्योंकि हमेशा मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप यही चलेगा आपका। जिसके साथ कोई नहीं होता वो कौन होता है? c। जो चर की घात x वाले के साथ का गुणांक कौन होता है आपका? b। चर की घात 2 वाले का गुणांक कौन होता है आपका? a b c। किसी सवाल में आपने इसको ऐसा देखा क्या? bx² प्लस ax प्लस c? नहीं होगा। हमेशा अगर मानक रूप पूछेंगे तो क्या होगा आपका? x² प्लस bx प्लस c। क्योंकि हमारा वियुक्त कर का सूत्र भी क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। अब भैया मान लो हम किसी को भी b किसी को भी ये मान ले, तो फिर क्या हमारे सवाल को उत्तर सही आएगा क्या? मान लो मैंने समीकरण लिख दिया यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब मेरे को इसमें वियुक्त का निकालना है, d बराबर निकालना है b² माइनस 4ac। तो क्या अब मैं b क्या इसको मान लूँ क्या? x यहाँ पर कितना लिखा है? 1 लिखा है। यहाँ पर कितना लिखा है? 5। यहाँ पर कितना लिखा है? 6। क्या मैं मन से इसको a मान लूँ क्या? इसको c मान लूँ क्या? इसको b मान लूँ क्या? यहाँ पर जो लिखा है गलत हो जाएगा, फिर तो हमारा सवाल का उत्तर नहीं आएगा। तो हमेशा a कौन होगा? जो घात 2 वाले के साथ होगा, क्योंकि एक सूत्र लिखा हुआ हमारे पास। उस सूत्र का सही उत्तर कब आएगा? जब हम सही मान निकालेंगे। ये किस प्रकार का समीकरण है? 3x प्लस 4 बराबर 0। ये समीकरण किस प्रकार का है? इसमें चर की घात कितनी है? चर की घात कितनी इसमें? 1। और घात 1 वाले को हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं ना। रैखिक बहुपद बोला था, बराबर में 0 आ गया तो क्या बन गया? समीकरण बन गया। जिसकी घात 1 वो क्या? रैखिक। जिसकी घात 2 वो कौन? द्विघात। जिसकी घात 0 वो शून्य बहुपद या शून्य समीकरण। और जिसकी घात 3 हो जाए वो त्रिघात। तो आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा भैया। अच्छा रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है?
ये नहीं बताया था क्या मैंने, एक्स प्लस बी बराबर 0, नहीं बताया? अभी पेज पलट लो, पार्ट 2 निकाल लो। 4 प्रकार के बहुपद बताया था मैंने, बताया था वहां पर ये द्विघात समीकरण बानो, मतलब ऐसे मना करेंगे क्या है बताया अब हम। और कुछ पूछना किसी को? हमें पूछने ही नहीं कि जो बता दो आपको ही चाहिए, कि हम पूछने लायक होते तो यहाँ आते ही नहीं। हाँ, पार्ट खत्म, पार्ट निकालो 3। अब चूंकि द्विघात समीकरण में एक ही प्रकार का चर आता है, तो अगर द्विघात समीकरण की बात हो तो कितने चर आएंगे उसमें? हमेशा एक ही आएगा। आपने कक्षा 8 में पढ़ा हो तब भी एक ही आया था, 9 में भी एक ही आया था, 11 में पढ़ो तब भी एक ही आएगा, 12वीं में पढ़ो तब भी एक ही आएगा। अब पार्ट 3 निकालो आप। पार्ट 3 का नाम पढ़ो, क्या लिखा है? दो चर वाले युग्म भैया क्या होता है? अच्छा, समीकरण क्या होता है? कि चर और अचर का मिश्रण होता है। इसमें कई प्रकार के समीकरण आ सकते हैं आपके, शून्य, द्विघात, त्रिघात, उसके बाद रैखिक ना। अच्छा देखो, पूरा मामला आपके पाठ के नाम में छुपा हुआ है। पहली बात तो क्या लिखा कि 2 चर लिखा। अभी तक द्विघात समीकरण में कितने चर आ रहे थे? एक ही आ रहा था, एक ही प्रकार का आ रहा था। मैंने बताया था ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिर्फ एक से आया था। चर क्या होता है? जिनका मान बदलता रहता है। यहाँ पर चर कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो हो सकता है या तो एक्स आ जाए, वाई आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए। हमेशा कितने चर आएंगे आपके? 2 चर आएंगे, यानी 2 चर तो आना निश्चित ही है, क्योंकि पाठ में क्या लिखा है? 2 चर। आगे क्या लिखा? वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी घात 1 हो, यानी कि इस वाले पाठ में आपको कभी भी कहीं भी इन चरों की घात 2 नहीं दिखेगी, हमेशा घात कितनी दिखेगी? सिर्फ ऐसे दिखेंगे। अब एक्स की घात कितनी है यहाँ पर? 1। वाई की घात कितनी है? यहाँ पर आपको ऐसा कोई नहीं दिखेगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा है, क्योंकि सवाल में क्या लिखा है? सॉरी, पाठ का नाम ही क्या है आपका? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और युग्म क्या होता है आपका? समीकरण क्या होता है? चर और अचर का मिश्रण, जिसमें बराबर में कुछ संख्या है, मतलब बराबर में एक समीकरण लिखा हुआ आपका, वो आपका समीकरण होगा चर और अचर का मिश्रण। आगे क्या लिखा आपका? युग्म। युग्म क्या होता है? जोड़ा, जैसे पति पत्नी का जोड़ा, ऐसे ही युग्म क्या होगा आपका? जोड़ा, यानी कि शुद्ध हिंदी में क्या लिखा हो? युग्म। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कितनी बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपको कहीं भी आपको एक चर नहीं मिलेगा, 2 चर मिलेंगे। कुछ भी मिल सकते हैं, तो 2 एक्स वाई का जोड़ा मिलेगा, वाई जेड का मिलेगा, ए बी का मिलेगा और बी सी का मिलेगा। उसके बाद घात कितनी होगी? हमेशा एक ही होगी, और एक्स वाई हमेशा कायम होंगे, जोड़े में होंगे, यानी कि ये हमेशा एक साथ ही आएंगे, प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में। जोड़ा कैसा होता है? जो संख्याएं साथ लिखी हो। अब भैया मैं लिखूँ कि ये लिखा एक्स और ये लिखा वाई, अब इनके बीच में कोई संबंध है क्या? संबंध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इनको जोड़ना पड़ेगा, बन गया इनका जोड़ा, या इनको घटाना पड़ेगा, ये बना जोड़ा, या इनको गुणा करना पड़ेगा, या इनका भाग देना पड़ेगा। तो ये है नहीं है। अब यहाँ पर ये अलग अलग थे, तो क्या इन दोनों बीच कोई संबंध था क्या? यानी कि यहाँ पर इनका जोड़ा नहीं था। जोड़ा कैसे बना? या तो हमें जोड़ना पड़ा, या घटाना पड़ा, या गुणा करना पड़ा, या फिर भाग देना पड़ा। तो मतलब समझ में आया पाठ का? सवाल खत्म है बस, मतलब आधा पाठ तो यही खत्म है आपका, आधा पाठ खत्म है आपका, भले आप मानो या मत मानो। अब देखिए भैया, रेखा क्या होती? लड़की का नाम कि जो किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है ना। ये मान ली इस बिंदु से प्रारंभ की मैंने, अरे सीधी सीधी भाषा। अच्छा, लाइन क्या होती? लाइन का पता आपको? रेखा का नहीं पता? अब मैं बताऊं, ये लिखता हो लाइन, लाइन को हम ऐसे नहीं लिखते, लाइन है इंग्लिश, और रेखा है इसका हिंदी। देखो आपको इंग्लिश पता है, हिंदी नहीं पता, अंग्रेजी मीडियम। लाइन यानी कि रेखा, तो लाइन को हम ऐसे नहीं लिखते, लाइन को ऐसे लिखते हैं, क्योंकि लाइन इंग्लिश और रेखा क्या है? हिंदी। जो किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर जितनी लंबी आप खींचना चाहो उसको खींच दो, जो यानी कि समाप्त नहीं होती। रेखा क्या होती है? कि एक बिंदु से प्रारंभ होकर जाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। हाँ भैया, तो इसमें हमें 3 प्रकार की रेखाएं पढ़नी है। अब चूंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2 चर आपके कैसे होंगे? हमेशा जोड़े में होंगे, तो यानी कि यहाँ पर रेखाएं आएंगी, उन दोनों रेखाओं का आपको जोड़ा बनाना है। देखिए भैया, ये 2 रेखाएं हमारे पास,
ठीक है, एक को आप x मान लो, एक को आप y मान लो, और हम पूरे पार्ट में x और y मानेंगे दो चर। पार्ट 4 में आपकी बात क्या हुई थी, द्विघात समीकरण, उसमें एक ही चर था, हमने पूरा काम x से चलाया, मतलब एक प्रकार के चर से चलाया, या तो x से या फिर y से। अब उसके बाद पार्ट 3 में कितने प्रकार के चर की बात हो रही, दो प्रकार के, तो यानी कि पहला हो गया हमारा x, दूसरा क्या हो गया y। ठीक है, तो भैया दो प्रकार की रेखा, पहले को हमने नाम दिया x, पहले को हमने नाम दिया y। तो अगर भैया x ने x से y की टक्कर हो गई भैया, ये था आपका x, ये था आपका y। अच्छा, ये एरो क्यों बनाया मैंने सामने, कि यानी कि ये जो रेखा y है ना, ये यहाँ से प्रारंभ हुई थी और ये यहाँ पर खत्म हो गई है। अगर मैं एरो नहीं बनाऊंगा ना, तो मतलब कि रेखा खत्म नहीं है, ये जा रही है, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी, जाते जाओ बोर्ड खत्म होगा, दीवार खींच दो, दीवार से आगे चले जाओ। यानी कि आपको एरो तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, इस रेखा को समाप्त करने के लिए, कि भैया ये इस बिंदु से प्रारंभ हुई थी और यहाँ पर क्या हो गई है, खत्म हो गई। ये इस वाले बिंदु से प्रारंभ हुई है और ये इस वाले यहाँ पर खत्म हो गई, जहाँ पर मैंने एरो बनाया। एरो डिजाइन के लिए नहीं बनाया, उसको खत्म करने के लिए बनाया। ठीक है, तो भैया कितने प्रकार की रेखा हो गई हमारे पास, दो। अच्छा, एक्स और वाई के दोनों के आपस में भिड़ंत हो गई, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, एक दूसरे को काट दिया, छेद कर दिया, कि भैया एक्स तो वाई को छेद करते हुए इस तरफ निकल गई, और वाई एक रेखा आपकी ये है, ये कौन है, एक्स है, तो भैया एक्स और ये वाली रेखा कौन है, वाई। तो यानी कि एक्स वाई को छेद करते हुए आगे निकल गई, और एक्स क्या करे, वाई को छेद करते हुए निकल गई, और वाई एक्स को छेद करते हुए निकल गई। यानी कि ये एक्स इस तरफ गई, वाई इस तरफ गई, इस रेखा पर खत्म हो गई। तो क्या इस बिंदु पर, मैं डाउट कर दिया है, ये है आपकी एक्स और ये है आपका वाई। तो भैया क्या है, ये एक बिंदु के ऊपर यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को छेद किया, क्या छेद कर दिया, दिख रहा सभी को। तो यानी कि इस रेखा का नाम क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी कि दोनों रेखाओं ने एक दूसरे में क्या कर दिया, छेद कर दिया। तो ये हो गया आपका भैया प्रतिच्छेदी रेखा। तीन प्रकार की रेखाएं पढ़ेंगे और यहां से पक्का आपके 2 नंबर आएंगे। 2 नंबर की बात चल रही, उनके नाम में पूरा पूरा छिपा हुआ है भैया। प्रतिच्छेद, इसमें आया ना आपका छेद करना, तो यानी कि दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को क्या कर दिया, आपका छेद कर दिया, तो यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। पहली प्रकार की रेखा कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखा। कब, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट रही, कहां काटा, दो बिंदुओं पर। दो पर कहां काटा मेरे को बताओ, है? अरे ये हो गई एक्स, ये हो गया आपकी वाई, दोनों ने यहाँ पर इसी एक ही बिंदु पर काटा ना। दो बिंदु पर काटना तो ये होता भैया, ये गई और फिर ये आई, अब काटा दो बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर काटा है, सिर्फ एक बिंदु पर। तो यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट दे, एक पर। उतारते जाओ यहाँ से, प्रतिच्छेदी रेखा हेडिंग डालो और आप तो लिख लो, कल को मैं पूछूंगा आप फिर भूल जाओगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ये दो रेखाओं में हम संबंध दिखा रहे हैं, दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को क्या कर दिया, छेद कर दिया। तो आपको ऐसा चित्र भी बनाना है। कैसा चित्र बनाना है, दोनों रेखाओं को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद भी करवाना है। तो ये हो जाएंगी आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तीनों प्रकार की रेखाएं खत्म करनी है, मैं कल सवाल करना है फिर।
प्रतिच्छेदी रेखा जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करें? मैंने क्लियर लिखा है यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो कौन सी कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अब देखिए भैया कैसे पता चलेगा क्या है क्या है? यहाँ पर कोई समीकरण है तो है नहीं, तो देखिए कितनी रेखाएं यहाँ पर? दो रेखाएं। तो आपके पास समीकरण भी यहाँ पर कितने होंगे? दो समीकरण होंगे एक सवाल में एक साथ। अच्छा, मैं द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखता था x² + bx + c = 0। उसमें x क्या था आपका? x क्या था? x चर राशि थी ना, x क्या था? चर। और a b से आपके क्या थे? अचर थे ना। तो जब भी आपके x y के साथ a b c आएंगे तो a b c हमेशा क्या होगी? आपकी अचर राशि होगी, ये ध्यान रखना आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे समीकरण मिलेंगे, कैसे? ax + by + c = 0। ये क्या लिख दिया? देखिए भैया यहाँ पर क्या लिखा? x, यहाँ पर कितना लिखा? y, और यहाँ पर कितना लिखा आपका? c = 0। तो आपने तो कहा था कि यहाँ पर दो समीकरण आएंगे, और उसके बाद पहले तो यहाँ पर ABC क्या है? ABC अचर राशि है आपकी, और XY यहाँ पर क्या है? चर। कितने प्रकार के चर हैं यहाँ पर? दो चर आएंगे आपके। देखो ना, तो मैंने यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर x लिखा, मतलब यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर x नहीं लिखा मैंने। यहाँ पर y लिखा तो यहाँ पर क्या लिखा? x लिखा, यानी कि यहाँ पर x और यहाँ पर y नहीं लिखा मैंने। कितने प्रकार के आएंगे? दो चर आएंगे। अब देखिए भैया फिर से एक और समीकरण आएगा ax + by + c = 0। क्या दो समीकरण दिखेगा? लेकिन आपने दो समीकरण तो लिख दिए, लेकिन दोनों समीकरण में कुछ अंतर तो है ही नहीं। अब कुछ अंतर नहीं है तो फिर दो समीकरण कैसे हुए? तो भैया हम क्या करें? x y को नहीं करेंगे। पहले वाले समीकरण में ये वाला समीकरण क्या है हमारा? एक। ये वाला समीकरण कौन सा है? दो। तो हम पहले वाले समीकरण में इसको मान लें a1, इसको मान लें हम b1, और इसको मान लें हम c1। इसके बेस में लिखा मैंने आधार में कैसे कि ये a1, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला समीकरण तो हम इसको मान लें a2, हम इसको मान लें b2, और हम इसको मान लें c2। क्योंकि अभी मैंने ये 1 1 1 नहीं लगाया था, 2 2 2 नहीं लगाया था, तो उसके पहले क्या दोनों समीकरण में कोई अंतर था क्या? नहीं था, दोनों दिखने में एक समान थे। तो भैया समीकरण में अंतर कैसे पता चलेगा? तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि पहले वाले को a1x + b1y + c1 = 0। ये क्या हुआ हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0। अच्छा, ये समीकरण है। तो हम द्विघात समीकरण में भी चर का मान निकालते थे। चर कौन? x का मान निकालते थे। और यहाँ पर भी चर कौन है? x और y है, तो यहाँ पर भी इनका मान निकालना पड़ेगा। तो पहले तो इसका सूत्र बनेगा। मान लिया जाए कि हमारे पास एक समीकरण आएगा, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये रेखा किस प्रकार की है, समीकरण किस प्रकार का है? अगर अब वो हमें हर सवाल में तो समीकरण क्या बना के देगा नहीं कि प्रतिच्छेदी रेखा की क्या है, हमसे तो पूछेगा भैया। अभी तो हालांकि मैंने आपको यही नाम बताया, प्रतिच्छेदी रेखा, आगे समांतर बताऊंगा और संपाती बताऊंगा, 3 प्रकार की रेखा। तो पता कैसे चलेगा? तो हमें ये जो दोनों समीकरण है ना, इनमें से मान निकालने हैं। किसके मान निकालने हैं? x के साथ पहले समीकरण में कौन है? a1 है, इसका कुछ ना कुछ मान आएगा। ये कौन सी अचर राशि है? 1 2 3 कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर। ये यहाँ पर क्या है? a1। अच्छा, दूसरे वाले समीकरण में x के साथ कौन है? a2। पहले वाले समीकरण में y के साथ कौन है? b1, और दूसरे वाले समीकरण में y के साथ कौन है? b2। संबंध तो बनाना पड़ेगा इनका आपस में। तो तीसरे वाले समीकरण में अचर राशि कौन है? c, और ये c2। तो अच्छा, भैया ये क्यों लिखा? तो अगर आपको दिए हुए दोनों समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा के हैं, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब कि दोनों रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को? एक। तो भैया उसका प्रतिबंध, उसका सूत्र क्या बनेगा कि जो a1/a2 होगा वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा। ये बराबर का मतलब क्या है कि यहाँ से मान लिया जाए ये इस प्रकार का समीकरण लिखा, 2x + 3y + 4 = 0, ठीक है। 5x + 6y = 8 = 0। तो यहाँ से देखिए, मैं इसको मान लूँ समीकरण 1, मैं इसको मान लूँ समीकरण 2। ध्यान से देखना, रटना मत कोई भी। पहले वाले समीकरण में x के साथ कौन है? 2। दूसरे वाले समीकरण में x के साथ 5। पहले वाले समीकरण में x के साथ, और दूसरे वाले y के साथ, और दूसरे वाले समीकरण में y के साथ 6। दूसरे पहले वाले समीकरण में c का मान 4, और ये आपका 8। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा कि पहला a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं। देखो ये चिन्ह किसका है? बराबर का। मैंने इसको काट दिया, मतलब कि क्या नहीं है? बराबर नहीं। तो ध्यान से देखना, हमें इन दोनों का पता लगाना है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या? तो भैया अभी हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। ये हल हो रहा है क्या? 2 और 5 तो नहीं कटेंगे आपस में, नहीं कटेगा क्या? 3 और 6 कट जाएंगे? कट जाएंगे। 3 एकम 3 और 3 दूने 6। तो ये कितना बचा? 2/5
बराबर 1/2, और ये कितना लिखा 4 एकम 4, तो 4 दूने 8, ये भी कितना लिखा 1/2। तो भैया अगर आपका A1/A2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्या एक दूसरे के बराबर है क्या? नहीं है, तो क्या इन दोनों बीच में बराबर लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगा सकता हूँ। तो यानी क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को? बराबर को काटना पड़ेगा कि 2/5 1/2 के बराबर नहीं है। अगर यहीं पर 5 की जगह पर कितना होता? 4 होता, तो फिर हम यहाँ 5 की जगह पर कितना लिखते? 4। तो फिर क्या कट जाता? क्या 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो फिर यहाँ पर कितना आता? 1/2। तो क्या अब मैं 1/2 और 1/2 के बीच में बराबर नहीं लगा सकता हूँ क्या? तो लगा सकता हूँ। बराबर नहीं लगा सकता हूँ क्या? ये बराबर नहीं की बात कर रहा हूँ मैं। ये बराबर नहीं है का चिन्ह नहीं लगा सकता हूँ क्या इनको दोनों के बीच में? नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता भैया? कि ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो ये तो दोनों आपस में बराबर है, तो इनके बीच में बराबर नहीं कैसे लगाओगे? अभी क्या था हमारा? 2/5 और 1/2, ये दोनों बराबर नहीं थे, तो मैंने इनके बीच में लगाया था कि ये बराबर नहीं है, लेकिन ये आपस में क्या है? बराबर है। अगर मैं भैया 5 और 4 के बीच में बराबर लगाऊं, क्या इंसाफ होगा क्या? नहीं होगा, तो इनकी आपस में बराबर नहीं है। लेकिन 4 के और 4 के बीच में तो बराबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपस में बराबर है, तो इनके बीच में बराबर आएगा, इनके बीच में बराबर नहीं आएगा। ऐसे बराबर वाली संख्या 1/2 बराबर 1/2, अगर दोनों आपस में बराबर है क्या? है, तो मैंने बराबर लगाया। लेकिन प्रतिच्छेदी रेखा का सूत्र क्या है? कि पहला और दूसरा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो भैया इसका सूत्र क्या बनेगा? दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अब अगर आपका समीकरण इस प्रकार का है, तो क्या आप इस वाले समीकरण को कहोगे कि प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है? नहीं है, तो हम मना कर देंगे भैया प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहला और दूसरा बराबर नहीं होना था, लेकिन यहाँ पर बराबर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर 4 की जगह पर 5 हो जाता, तो यहाँ पर भी कितना होता? 2/5, और फिर हम यहाँ लगा सकते थे कि 2/5 1/2 के बराबर नहीं है, मतलब कि ये दोनों समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा के हैं। अभी कुछ देर पहले नहीं थे। कब नहीं थे? जब यहाँ पर 4 लिखा था, लेकिन अभी है क्या? है। तो यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। किस प्रकार की रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो भैया हमें क्या करना है? सिर्फ इन दोनों की जांच करनी है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। A1 A2 B1 B2 के मान कहाँ से आएंगे? एक समीकरण होगा हमारे पास, वहां से आएंगे। समीकरण इस प्रकार का होगा, उसमें सब मान निकालेंगे। हम पहले वाले को पहला मान लेंगे, दूसरे वाले को दूसरा मान लेंगे। भले आप दूसरे वाले को पहला, पर जो पहला लिखा हम उसको पहला मान लेंगे। ये भैया आगे बैठे लाइन में पहला मान लो। तो इसी प्रकार जो पहला लिखा होगा समीकरण उसको हम पहला, जो बाद में लिखा होगा उसको दूसरा। उससे हम A1/A2 का मान निकालेंगे, B1/B2 का मान निकालेंगे। दोनों को हम देखेंगे आपस में बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं होगी तो रेखा किस प्रकार की होगी? आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अच्छा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जब दोनों रेखा एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटती है। तो अब हम इस सवाल को हल करेंगे आगे जाकर। पहले तो हम रेखा की जांच करेंगे कि किस प्रकार की रेखा प्रतिच्छेदी है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए? अगर ये दोनों बराबर नहीं है, तो रेखा कौन सी होगी? आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब उसके बाद ये जो XY लिखे हैं, जो चर राशि लिखे हैं, इनके मान भी तो निकालने पड़ेंगे, जैसे द्विघात समीकरण में निकाले थे हमने मान। तो भैया इनके, अच्छा यहाँ पर भी x लिखा है, यहाँ पर भी y, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर y, इनके कुछ तो मान आएंगे। दोनों एक ही सवाल में, तो दोनों को मान आएंगे। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक पर। तो यानी कि इस सवाल से x और y के कितने कितने मान आएंगे? x का भी एक मान आएगा और y का भी एक मान आएगा। तो यहाँ पर हल कैसा होगा इसका? तो अतः सॉरी, इसमें हल किस प्रकार का होगा आपका? अद्वितीय हल होगा। अब ये क्या होता भैया? अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब होता है कि एक हल होगा। एक हल होगा का मतलब क्या होगा? कि यानी कि जो भी इस समीकरण से x का मान आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा। एक मतलब ये वाला एक नहीं आएगा, या तो हो सकता है वो -4 आ जाए, हो सकता है वो 6 आ जाए, मतलब ये वाली संख्या कुछ भी संख्या आ सकती है। भले वो आपका 100 आ जाए, आपका 5 आ जाए, आपका 2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आएगा? एक बार हल करोगे ना तो 2 ही आएगा x का मान, y का मान भी एक ही आएगा। एक ही संख्या आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। कब? जब रेखा आपकी किस प्रकार की होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। तो आपको प्रतिच्छेदी रेखा में कितनी चीजें याद रखनी है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें? एक बिंदु पर, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो ये देखो भैया एक ही बिंदु पर की, तो इसका प्रतिबंध क्या बनेगा? ये वाला समीकरण है हमारा एक, A1x + B1y + c बराबर 0, A2x + B2y + c2 बराबर 0। इस हम क्या निकालेंगे? A1 और A2 के मान, B1 और B2 के मान निकालेंगे। दोनों को हम चेक करेंगे। हम सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखा में दोनों को चेक करेंगे, हम सी वाले के पास नहीं जाएंगे। सिर्फ इन दोनों को चेक करेंगे। दोनों अगर आपस में बराबर नहीं है तो रेखा किस प्रकार की होगी?
प्रतिच्छेदी रेखा। और जब अगर प्रतिच्छेदी रेखा होगी और जब हम इस समीकरण में से आपको मैं मान निकालना बताऊंगा, लेकिन जब भी हम x के मान निकालेंगे, y के मान निकालेंगे, तो क्या होंगे? अद्वितीय हल। अद्वितीय यानी कि उसके जैसा कोई नहीं, यानी कि अगर x का मान कितना आ गया 5, तो हमेशा कितना आएगा उस समीकरण से? 5 ही आएगा। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि x और y का एक एक मान। इतना आया समझ में आपको? इतना और उतार लो, ये नहीं उतारा आपने। उसके बाद हम दूसरी रेखा पर चलते हैं। रटना नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। कितना? प्रतिच्छेदी यानी कि छेद कर रहे हैं एक दूसरे में, कितने बिंदु पर करेंगे? एक ही बिंदु पर करेंगे। मेरे को पक्का तो नहीं पता, लेकिन इस प्रति का मतलब हिंदी में शायद एक ही होता है। मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ भैया, उनको कंफर्म नहीं है भैया। तो अगर प्रति का मतलब अगर एक ही होता है तो मतलब कि एक बिंदु पर छेद करना, तो उसके शब्द जो लिखा उसमें हमें समझ में आ रहा है। परीक्षा में सीधे सीधे पूछते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा का या अद्वितीय हल का प्रतिबंध क्या होता है। ये प्रतिबंध या सूत्र एक ही बात है। हम हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हैं, प्रतिबंध या सूत्र। जैसे जल, पानी, नीर, अंबु, वारिज, और क्या होता है? सलील, तोय। तो ये सब क्या है? जल के पर्यायवाची। भैया कोई बोल दे कि हमें जल पिलाइए, हमें पानी पिलाइए, इंग्लिश में बोल दे वाटर पिलाइए, तो सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है ना, क्या मतलब? पानी होगा। तो ऐसे ये सूत्र और प्रतिबंध एक ही बात है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, एक रेखा और लिख लें, फिर कल एक करके और सवाल करेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि दो रेखाएं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को? एक पर करेंगे। तो उसमें अगर एक बिंदु पर छेद करेंगे तो कितने हल आएंगे उसके? एक, यानी कि अद्वितीय हल होगा। सूत्र प्रतिबंध क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये ध्यान रखना कि कहां पर बराबर है आएगा और कहां पर बराबर नहीं आएगा। इसमें पहले में आएगा एक दूसरे के बराबर नहीं है। पाली दूसरी रेखा लिखो, संपाती रेखा। संपाती रेखा में लिख दिया सामने। बता दिया मेरे साथ, जब दो रेखाएं हमेशा एक साथ हो एक साथ हो, अथवा दोनों एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर काटती हूँ, प्रत्येक बिंदु पर साथ हो संपाती रेखा कहलाती है। थोड़ी सी यहाँ जगह छोड़ देना, एक डिब्बा बना के 2-3 लाइन का रेखा बनानी है उसमें। रेखा मैं आपको बताऊंगा फिर समझाते हुए। समीकरण इसमें भी ये होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये वाला हो जाएगा हमारा पहला समीकरण, ये वाला हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। पहले समीकरण में सभी 1 1 1, दूसरे वाले समीकरण में सभी 2 2 2। और फिर से हम इनका क्या करेंगे? आपस में संबंध बनाएंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। जो हो जाएगा प्रतिबंध या सूत्र। हाँ।
हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है? 5 होती है, संस्कृत में होती है 6। पढ़ते तो हो यार, गलत बताओ वाले के, लेकिन बताते तो है, मतलब हिम्मत तो है तुम्हें बताने की। बताना चाहिए भैया, हमें बोलना चाहिए, गलत बताएं भले, गलत बताएंगे तभी सामने वाला सही बताएगा। आपने कोई नहीं बता तो मैं बताते नहीं आपको 5 होती 6 होती। तालिए, पढ़ा करो पढ़ा करो, अच्छी चीज़, पढ़ाई आपको अच्छा इंसान बनाती है। तालिए, मेरी बातों पर ध्यान मत दिया करो, मेरे को बकवास करने की आदत है। भैया सामने खड़ा हूँ, आपको बोलना पड़ेगा, मेरे को सामने चुपचाप खड़ा हो जाऊंगा तो आपको नींद नहीं आने लगेगी। बताइए, अभी ये हमने इसके पहले प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ी थी, तो उसमें क्या पढ़ा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो? एक, यानी कि दो रेखा होंगी एक्स और वाई, तो दोनों को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे? एक बिंदु पर। यहाँ पर क्या लिखा है? जब दो रेखाएं हमेशा एक साथ हो या दोनों एक दूसरे के प्रत्येक बिंदु पर साथ हो। इसका मतलब क्या होगा भैया कि यहाँ पर सिर्फ दोनों रेखाएं कितने बिंदु पर एक साथ थी? सिर्फ इसी एक पर थी ना, कि ये यहाँ देखो y ने x को प्रतिच्छेद किया, x ने y को प्रतिच्छेद किया कितने बिंदु पर? तो भैया ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ हुई थी क्या? मेरी दोनों अंगली एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर, तो मतलब कि ये इस वाले हिस्से पर दोनों एक दूसरे के साथ है। ऐसे ही ये वाली रेखा यहाँ गई, ये वाली रेखा यहाँ गई, लेकिन इस बिंदु पर क्या है? दोनों एक दूसरे के साथ थी। और अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होती तो भैया टकराती कैसे, वो काटती कैसे? तो यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा में क्या हुआ था? दोनों ने एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया था? एक काम करो, सारे सारे सो जाओ बिल्कुल। ये है संपाती रेखा। इसमें क्या कहा भैया कि दोनों रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ होगी। तो साथ कैसे होगी भैया? अब भैया मैं इसको ऐसे निकाल दूं, ऐसे निकाल दूं, ऐसे निकाल दूं, ऐसे निकाल दूं, तो कितने बिंदुओं पर साथ हुई? 1 2 3 4 पर हुई। लेकिन हम किसकी बात करें? प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक यानी कि जितने भी बिंदु बन रहे सभी पर साथ होनी चाहिए। तो क्या है, दोनों सभी पर प्रत्येक बिंदु पर साथ है क्या एक दूसरे के? नहीं है। कहाँ है? ये यहाँ से यहाँ, देखिए ये एक रेखा बनी, इस पर एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, 7 बिंदु, कितने सारे बिंदु क्या होता है? ये एक बिंदु होता है। तो इस रेखा के ऊपर कितने बिंदु बना सकते हैं हम? ये बनाते जाओ, जबकि मैंने जगह छोड़ी इनके बीच में बन जाएगा। ये देखो, ये क्योंकि छोटे छोटे बिंदुओं को बनाकर क्या बनती है आपकी एक रेखा बनती है। तो यानी कि ये क्या हर एक बिंदु पर साथ है क्या? नहीं है। मतलब कि ये तो आपकी संपाती रेखा तो नहीं है। तो ये संपाती रेखा फिर बनेगी कैसे? यानी कि इसी के ऊपर आनी चाहिए। दूसरी रेखा भी कहां पर? यहीं पर, ये इसी के साथ साथ आनी चाहिए बिल्कुल। ये देखिए, एक रेखा तो ये और एक रेखा ये। अब पता कैसे चला कि भैया ये एरो बना दी हमने, तो ये एक रेखा यहाँ पर खत्म हो रही, दूसरी रेखा ये यहाँ पर खत्म हो रही, यहाँ से प्रारंभ होती है। तो यानी कि अब देखिए, क्या दोनों रेखाएं हमेशा एक दूसरे के साथ है क्या? मतलब कैसे साथ है भैया कि दोनों को एक के ऊपर एक ही तो रख दिया हमने। अब यानी प्रत्येक बिंदु पर साथ है, साथ है तो कौन सी हो जाएगी? संपाती रेखा हो जाएगी। अभी हमने हल की बात की थी पिछले वाले सवाल में। प्रतिच्छेदी रेखा में कितने हल होते हैं आपके? सिर्फ आदित्य हल होगा, यानी कि एक हल होगा। क्यों था एक हल? क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा में दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही थी या एक बिंदु पर साथ थी। यहाँ पर ये रेखाएं हर बिंदु पर साथ ही है ना भैया, तो वहां पर तो हमने कहा था कि अगर एक बिंदु पर साथ तो सिर्फ एक ही हल आएगा। अब यहाँ पर तो हर बिंदु पर ही साथ है, तो फिर तो अनेक हल आना चाहिए। मतलब कि अगर एक बिंदु पर साथ है तो एक ही उत्तर आएगा। अगर 2 पर साथ होते कितने हल होता है? 2 होते। मैं 2 की बात कर रहा हूँ। अगर 3 बिंदु पर साथ होते तो 3 हल आते, लेकिन यहाँ पर तो प्रत्येक बिंदु पर साथ है, तो मतलब यहाँ पर कितने हल आएंगे? यहाँ पर तो अनेक हल आएंगे। अनेक का मतलब कि बहुत सारे, एक से अधिक, यानी कि कितने हल होंगे यहाँ पर? अनेक हल होंगे। अब भैया अनेक हल होंगे और दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ हैं, तो मतलब कि दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो मतलब कि दोनों समीकरण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे समीकरण होंगे? A1 बटे A2 ये दोनों आपस में बराबर होंगे, B1 बटे B2 ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि अगर सभी एक दूसरे के बराबर है, कुछ अलग अलग दिख रहा है क्या आपको इसमें? यहाँ से यहाँ तक ये रेखा देखो, यहाँ से यहाँ तक, बताओ कुछ अलग दिख रहा हो तो? दोनों रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के साथ है, हर एक बिंदु पर साथ है, तो फिर दोनों का मान भी आपस में क्या आएगा? बराबर। और जब हम इसमें से x और y के मान निकालेंगे तो हल कितने निकलेंगे आपके? अनेक हल निकलेंगे। देखिए मैं आपको उदाहरण से एक सवाल बताता हूँ। ये लिख दिया 3x, ये लिख दिया 4y प्लस लिख दिया 6 बराबर 0। मैंने लिखा यहाँ पर 6x प्लस 8y प्लस लिख दिया 12 बराबर 0। यह होगा आपका समीकरण 1, ये होगा आपका समीकरण 2। हो गया? बताओ तो A1 का मान कितना? 3, A2 का मान कितना? 6, B1 का मान कितना? 4, B2 का मान कितना? 8, A1 का मान कितना? क्या बात, देखो आप फ्लो में जा रहे हैं।
इसके बाद 6। अरे A1 3 है आपका, थोड़ा सुन तो लिया करो ध्यान से और C2 कितना आपका 12। ठीक है, थोड़ा सा हल हो जाए तो हल कर लो इनको। अभी पहले कुछ नहीं लगाना इनके, अभी क्या आपस आपस में आपको दिख रहे बराबर? अभी क्या आपस में आपको बराबर दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। हम इनको हल करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 6 एकम 6, 6 दूने 12। क्या बचा यहाँ से 1/2, यहाँ से कितना बचा 1/2, यहाँ से कितना बचा आपका 1/2। क्या ये और ये आपस में एक दूसरे के बराबर है क्या? क्या ये और ये एक दूसरे बराबर है क्या? सारे बराबर हो गए क्या? तो यानी कि दोनों समीकरण आपस में क्या होंगे? संपाती रेखा के होंगे, बराबर होंगे। यानी कि यहाँ से कितना हल निकाल पाएंगे हम? अब चूंकि देखो ये इसके बराबर भैया, ये इसके बराबर, तो यहाँ पर कितने मान निकलेंगे x का अनेक, तो हल निकलेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। यानी अनंत का मतलब क्या होता है? बहुत सारे हल होंगे। तो संपाती रेखा जब दोनों रेखाएं हमेशा एक दूसरे के साथ हो, प्रतिच्छेदी रेखा जब एक बिंदु पर साथ हो, संपाती रेखा में हमेशा साथ हो। प्रतिच्छेदी रेखा में एक बिंदु पर एक साथ थे, कितने हल निकले थे? सिर्फ एक। यहाँ पर सारे बिंदु पर एक साथ है, कितने हल निकले? अनेक। उतार लो, एक तो ये रेखा बना लो और जो मैंने अलग से किया वो कर लो आप। अभी जो जो आपने वहां पर नहीं लिखा था ना वो सब बना लो आप। एक तो मैंने रेखा नहीं बनाई थी वहां पर, और ये नहीं लिखा ना कहा खा होंगे। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये बताओ आप। देखिए मेन मुद्दा यही है, क्योंकि ये तो मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ जिस हिसाब से आपका सिलेबस है ना, तो आप अगर डेली स्कूल भी जा रहे हो ना तो आप पास तो स्कूल से हो जाओगे। तो चूंकि कोचिंग आ रहे हो आप, मतलब कुछ सीखने के लिए आप अलग से पैसे दे रहे हो स्कूल के अलावा। अरे वो 4 लगे 8 लगे वो आपकी स्कूल की समस्या। मैं तो आपसे पास होने कह रहा हूँ कि आप पास हो जाओगे, आप स्कूल जाओगे तो भी, कोचिंग नहीं आओगे तो भी। लेकिन चूंकि यहाँ आ रहे हो तो थोड़ा समझने के लिए आ रहे हो, सीखने के लिए आ रहे हो, सीख के जाया करो। ये बात है। आधे दिन में स्कूल जाओगे ना तो भी पास हो जाओगे। तो आपका सिलेबस में कुछ बचे ही नहीं भैया, आधा कर दिया। क्या समझ में? एक तीसरी प्रकार की रेखा जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या 1 में 10 मिनट लगेगा? तो क्लास बहुत शानदार रही होगी और सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस करें। मैथ में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। भले आप सवाल कितना ही कर लें, कितना ही भले ही बार बार उनको देख लें, पर मैथ में पेन चलाना अनिवार्य है। तुम सभी ऑफलाइन वालों से भी कह रहा हूँ और ऑनलाइन वालों से भी कह रहा हूँ, ये टीचर इतने शानदार है, हकीकत बता रहा हूँ, इनके द्वारा ही 95 नंबर वाला स्टूडेंट प्रोड्यूस किया गया है कोचिंग से। इसीलिए मेरे बहुत आग्रह कहने पर ये टीचर यहाँ पे आए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट उनकी मर्यादा करें और बिल्कुल पढ़े अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।